हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो अभी आपके सामने ये स्क्रीन पर 2018 का केवीएस का आपका पीजीटी कॉमर्स का पेपर है, आप देख सकते हो। और इससे आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कितना लेवल जो लेवल है क्वेश्चन का वो कैसा रहता है, कितना हाई लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर इट इज़ यूज्ड बाय। तो जो आपका ट्रेजरी बिल है ये आपका एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है, जिसका जो टाइमिंग है वो आपका 1 साल से कम का रहेगा। तो इसको बेसिकली कौन यूज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन, when computing the purchasing power gain or loss on net monetary items which of the following accounts is classified as non monetary। तो देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि भी जैसे आपको अगर ना कुछ समझ में आए ना तो यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मोनेटरी आइटम्स की बात करी है और नॉन मोनेटरी। तो नॉन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज क्लासिफाइड एज द नॉन मोनेटरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आप देख सकते हो, जहाँ पे नॉन मोनेटरी नॉन कैश की बात होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आपका क्या है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी तरह की कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ती डेप्रिसिएशन में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है, विच वन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, मैं आंसर ही आपको बता देती हूँ। रेंट, लाइटिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट आर द कॉमन कॉस्ट। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक बिजनेस के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि भाई जो रेंट है, हमें रेंट तो पूरा जो हमारा जो ऑफिस है, ठीक है, जो भी हमारी फैक्ट्री है, हमें रेंट उसका कंप्लीट देना पड़ेगा। चाहे अब उस फैक्ट्री के अंदर हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या फिर हम 10 प्रोडक्ट। तो जो रेंट है उसको हम इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते कि भी एक प्रोडक्ट के लिए इतना रेंट रहेगा, दो प्रोडक्ट होंगे तो तब इतना रेंट लगेगा, ठीक है। इसी तरह से लाइटिंग है, लाइटिंग तो सब पे ही आएगी। तो वहाँ पे चाहे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर 1000 प्रोडक्ट बना रहे हो। सुपरविजन की बात भी करते हैं तो सेम आपका ये रहेगा, जो सुपरविजन होगा वो सभी का होगा, ठीक है। या फिर एक का करो, या ऐसे नहीं बता सकते कि भी एक का सुपरविजन करने में इतनी कॉस्ट आएगी, एक प्रोडक्ट का 10 का सुपरविजन करने में इतनी कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, कॉमन कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का जो एलिमेंट नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर सिस्टम का एलिमेंट है, हार्डवेयर भी और पीपल भी, क्योंकि भाई आदमी तो चाहिए ना, वही तो कंप्यूटर को रन करेगा एक तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरनेट आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपका एलिमेंट नहीं है। तो कंप्यूटर से भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन आप लोगों को आराम से देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके कंप्यूटर का पोर्शन गिवन आपका क्लास 11th और 12th में, आई थिंक आपका 12th में गिवन है, तो वो करके चले जाना आप, जो है उसी में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा, रेशमा हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राजेश एज शी फाउंड दैम डिफेक्टिव, विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द राजेश फॉर द सेम। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है कि जो रेशमा है, रेशमा ने 10,000 रुपये का जो माल है वो डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव होने की वजह से राजेश को रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो राजेश है, राजेश कौन हुआ, सेलर हुआ। उसने क्या किया होगा, सामान बेचा होगा, किसको, रेशमा को। तो रेशमा हमारा क्या है, बायर है, ठीक है। लेकिन डिफेक्टिव था तो इसका मतलब उसने वापस कर दिया। तो वापस कर दिया राजेश को, तो एक तरह से राजेश के लिए क्या होगी, हमारी सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है। तो उस केस में अब राजेश एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? तो देखिए, जब राजेश ने सेल किया था रेशमा को, तो रेशमा उस टाइम राजेश की क्या बनी थी, ये बनी थी उसकी डेटर, ठीक है, देनदार, कि भी इसने उधार में माल खरीदा है रेशमा ने, तो अब इसको राजेश को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब उसने 10,000 का माल वापस भेज दिया है, तो कहीं ना कहीं 10,000 अभी किसको देने पड़ेंगे, राजेश को। तो राजेश को देने पड़ेंगे। तो अब इस केस में रेशमा उसकी एक तरह से क्या हो चुकी है, क्रेडिटर हो चुकी है। भाई 10,000 रुपये का माल उसने वापस भेजा, तो इसलिए इस केस में जो राजेश है वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, क्रेडिट नोट। तो सेकंड हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से रीड करना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो हमें बताना है कि भी इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका, एनालिसिस पर आप फोकस कीजिए। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं
तो उसका बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी, में चेक करते हैं हम जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ फर्म की, तो ये भी हमारा हो जाएगा। टू जज, वही जज करने वाली बात आ गई, इट मीन्स एनालिसिस आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही आइडेंटिफाई करना भी, पहचान करना, तो यहाँ पे भी एक तरह से हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे जस्ट हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा शो करना है फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, शेयर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन, श्री लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹40 लाख। तो जो श्री लिमिटेड कंपनी है जो भी है, उसने परचेज की एक मशीन 40 लाख रुपए की, पेबल एज 25% इन कैश एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ द 8% डिबेंचर ऑफ ₹400 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हाउ मैनी डिबेंचर्स आर इशू टू द वेंडर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई। तो 40 लाख रुपए की मशीन की में से आपका जो 25% है, ये तो कैश में पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे अगर मैं 25% निकाल दूंगी 40 लाख का, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कितना निकल के आएगा, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हमारा निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 10 लाख की तो कैश में पेमेंट कर दी है, और उसमें से जो 30 लाख है ना, अब 30 लाख बच गए ना, कितने बच गए, 10 लाख की पेमेंट करने के बाद 30 लाख रुपए। तो अब जो 30 लाख है उसके बदले क्या किया है, जो वेंडर को हमने डिबेंचर इशू किए हैं। तो देखिए डिबेंचर वैसे कितने का है, 400 का, लेकिन जो डिबेंचर इशू किए है वे 20% प्रीमियम पर। तो 400 का यहाँ पे मैं 20% निकालूंगी तो हो जाएगा 80। तो इट मीन्स एक डिबेंचर वैसे तो 400 का था, लेकिन हमने कितने में दे दिया, 480 में। तो यहाँ पे टोटल अब हमने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, तो जो 30 लाख है इसको हम डिवाइड कर देंगे 480 से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6250 डिबेंचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे जो आपका डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है, प्लस अगर हमने उसको प्रीमियम पर इशू किया है तो प्रीमियम भी हम उसको ऐड करके, और तब हम उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आप देख सकते हो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन देख लिए है, तो लेवल आप देख सकते हो, और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि भी ये क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रखे हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने 7 क्वेश्चन किए है, ये आपके एनसीईआरटी में से ही गिवन है, अगर आपने अच्छे से की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडस्ट्री विच कंबाइन द वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। तो कौन सी कंपनी, वह इंडस्ट्री जो क्या करती है, अलग अलग एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके जो वेरियस इंग्रेडिएंट है उसको कंबाइन कर देती है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भी इसमें हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, यहाँ पे हमने डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज किया है, लेकिन जो डिफरेंट रॉ मटेरियल हमने यूज किया उसको इस तरह से मिक्स किया, इस तरह से कंबाइन किया है कि भी हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा, और उस न्यू प्रोडक्ट में फिर हमें पता नहीं चलेगा कि भी हमारे कौन कौन से हमने जो आइटम है मिक्स किया है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ असेंबलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे उनको जो इस तरह से हम मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके अगर हम उनको सेपरेट करना चाहे तो बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार का एग्जांपल लेती हूँ, तो कार के अंदर जो हमने पहिए लगाए हैं, ठीक है, व्हील्स है, हमारे विंडो है, तो ये सब है जो भी है, ठीक है, डोर है, तो ये हमने ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे, रॉ मटेरियल था, इन सभी को कंबाइन करके मिला के हमने जो कार है उसको बनाया। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हुआ, इनको अब हम अलग कर सकते हैं जो ये पार्ट्स है, लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जो हमने बना दिया रॉ मटेरियल इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि भी फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे हम डोसा बनाते हैं, ठीक है, तो जो डोसा का पेस्ट है, तो जब हम उसको भिगोते हैं उसमें हमारा जो भी चावल रहेगा, दाल रहेगी हमारी, ठीक है, और भी जैसे हम मेथी दाना वगैरह जो सब ये सब डालते हैं, लेकिन डालने के बाद जब हम पेस्ट बना लेते हैं तो ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है वो जो हमें पेस्ट निकलता है, तो न्यू प्रोडक्ट हमारा है, और उसमें ये इंग्रेडिएंट इस तरह से मिल गए कि भाई फिर हमें पता ही नहीं चलता कि भाई इसमें क्या है और क्या नहीं है, या अब हम जो चावल है, दाल है, उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन असेंबलिंग में हम अलग कर सकते हैं जो पार्ट्स है। विच वन इज द करेक्ट, तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा करेक्ट है। पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग है यहाँ पे, पर्सनैलिटी नेवर चेंज, तो देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि पर्सनैलिटी हमारी चेंज नहीं होगी, तो मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ, सेकंड ऑप्शन हमारा होगा राइट आंसर।
ओपननेस टू द एक्सपीरियंस इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टराइज समवन इन द टर्म्स ऑफ द इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी एंड द क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहना व्यक्तित्व का वह आयाम है जो व्यक्ति की कल्पना, संवेदना और तथा जिज्ञासा की विशेषता बतलाता है। और यहाँ पे और जो आपके यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, अगर आप उनको रीड आउट करोगे तो वे आपको करेक्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। अनिल एंडोर्स अ बिल ऑफ ₹10,000 इन द फेवर ऑफ द चिंकी। तो अनिल ने क्या किया, एक बिल है वो एंडोर्स कर दिया है किसको, चिंकी को। दिस बिल वॉज ड्रॉन ऑन द विजेंद्र, पर ये बिल ड्रॉ था। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय द, विजेंद्र ने ऑनर्ड कर दिया, मीन्स पेमेंट उसकी कर दिया। ऑन ड्यू डेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द विजेंद्र इन हिज बुक। तो देखिए बेसिकली जो विजेंद्र है, विजेंद्र पे के ऊपर बिल लिखा हुआ था, मीन्स विजेंद्र को पेमेंट करनी थी, तो विजेंद्र के लिए वो बिल क्या था, बीपी था। ठीक है, और अनिल ने क्या किया, अनिल के पास वो बिल था, अनिल को विजेंद्र से पेमेंट लेनी थी। वैसे इतना बताने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए विजेंद्र से पैसे लेने थे अनिल ने, तो विजेंद्र के लिए वो बीपी था, तो अनिल के लिए था बीआर। और अनिल ने क्या किया, इस बीआर को आगे फर्दर आपका किसको दे दिया, चिंकी को दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि भी जो विजेंद्र है ना, उसने क्या किया, जब टाइम आया तो उस पर उसने इस बिल की पेमेंट कर दी। तो विजेंद्र के लिए तो ये बीपी है। अब चाहे पेमेंट अनिल ले, चाहे चिंकी ले, चाहे बैंक ले, कोई भी ले, ठीक है, तो विजेंद्र तो पेमेंट कर देगा और उसका बीपी है। तो उस टाइम उसने क्या किया था, बीपी क्रेडिट हुआ था, तो अब जब पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, बीपी को क्या करेगा, डेबिट, और एंट्री हो जाएगी हमारा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री कौन करेगा, विजेंद्र। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसको पेमेंट की है। यहाँ पे जो हमारा अकाउंट डेबिट होगा वो होगा हमारा बीपी अकाउंट। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका 80 का। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए और 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे गिवन है, कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ तो नेक्स्ट देखिए 81। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वो सेटअप इन 1875। तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका, तो इसका राइट आंसर है मुंबई में आपका फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया गया था। नेक्स्ट आपका 82। ओपनिंग स्टॉक आपका 85,000, परचेज है, ये सब का सब आपका गिवन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालनी है। तो देखिए यही है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको ये करा भी दी है ये टॉपिक है। तो जहाँ पे मैंने आपको ग्रोस प्रॉफिट के रिगार्डिंग फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये जरूर करके जाना, उससे एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट गिवन है तो उस केस में तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे निकलती है, सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं जीपी ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट हमारा नहीं गिवन है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम प्लस करेंगे परचेज, उसमें हम प्लस करेंगे जो भी हमारा डायरेक्टेड एक्सपेंसेस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इन तीनों को ऐड कर लेना और उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक है इसको माइनस कर देंगे, और फिर जो आपका आंसर आएगा वो देख लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेना इसका क्या आंसर निकलेगा। अभी मैं ऐड करूँगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप खुद से कर लेना और मुझे बताना कि आपका 82 का क्या आंसर आया। मैंने बता दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिज, इन तीनों को ऐड करके उसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगी मैं। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, 83 क्वेश्चन है हमारा। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड है वो हम कौन सी कैपिटल देते हैं। देखिए हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल है, तो ये जरूर करके जाना। ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड, और इनका मीनिंग भी जरूर करके जाना। तो यहाँ पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है आपकी पेड अप कैपिटल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर इज नोन एज। तो फिर से आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हमारा। देयर आर द सम क्वेरी टाइप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेरी टाइप। तो क्वेरी टाइप कौन सी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आपका डेटा क्वेरी, आपका कोई किसी तरह की आपका क्वेरी टाइप नहीं है, और सारे के आपके सही आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेरी भी है, पर ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, वहां से कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86। तो ये देखिए, दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉरफिटेड, यहाँ पे 200 शेयर उसका फॉरफीचर किया गया है, फॉरफिट किया गया है, जब्त किया गया 200 शेयर को। 100 रुपये का एक शेयर है और इन पर 60 रुपये कोल्ड अप थे। इशूड एट अ पार टू करीना ऑन विच शी हैड पेड 20 रुपीज पर शेयर। तो करीना थी, ठीक है, जिसको 200 शेयर दिए गए थे,
तो उससे फिर 60 रुपये मंगाए, लेकिन वही बात उसने भी पेमेंट नहीं की, सिर्फ 20 रुपये उसने पे किए, तो बाद में उसको फॉरफिट कर लिया गया। अब इन 200 शेयर में से आपके 150 शेयर है उनको री इशू किया गया, ठीक है। किसको? रजनी को, ₹4.45 पर शेयर एज ₹60 पेड। तो भी 60 रुपये का शेयर मानते हुए 45 रुपये में हमने रजनी को ये शेयर है इशू कर दिए हैं। तो अभी आपको क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व के अंदर हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भी जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं तो फॉरफिचर अकाउंट के में हमारे कितना बैलेंस आएगा, ठीक है। तो जो पैसा हमें मिलता है वो फॉरफिट अकाउंट में जाता है। तो बेसिकली फॉरफिचर्स की हमारी एंट्री क्या होती है, हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कोल्ड अप अमाउंट हमारा रहता है, ठीक है, उससे हम करते हैं। उसके बाद टू हमारा जिस पे हमारी कॉल नहीं आई है, जैसे फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, और उसके बाद हमारा टू फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर में हमारा कौन सा अमाउंट आएगा, जो हमें मिला था, ठीक है, तो उसको हमने फॉरफिट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे बात करती हूँ, तो जो करीना उसने सिर्फ 20 रुपये पर शेयर दिए है, तो इसका मतलब जो कंपनी है उसके पास 200 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से कितने आए, हमारे यहाँ पे 4000 रुपये हमारे फॉरफिट अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। ये एक तरह से हमारे लिए फ़ायदा ही हो चुका, अभी 4000 रुपये हमें मिल चुके हैं। अब 4000 हमें जो मिले हैं ये 200 शेयर के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 150 शेयर हमने इशू किए हैं। तो 150 की अगर मैं बात करती तो 150 में यहाँ पे निकाल लूँगी, तो मेरे 150 के ऊपर कितना आएगा, मेरा यहाँ पे 3000 आएंगे, ठीक है। तो 150 अगर शेयर मैंने इशू किए तो 150 शेयर पर मुझे 3000 रुपये मिल चुके हैं। तो अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, 60 रुपये का शेयर है और 45 रुपये में शेयर इन्होंने इशू किया है। तो यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, 15 रुपये का। 15 रुपये का नुकसान एक शेयर पे है, और हमने टोटल कितने शेयर इशू किए, 150 शेयर। तो 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 2250 रुपये का एक तरह से हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए हैं। तो ये जो हमने डिस्काउंट का जो हमें नुकसान हुआ है, ये हम जो फॉरफिट है वहीं से चार्ज करेंगे। तो 3000 का एक तरह से हमें फ़ायदा भी हो चुका जो हमने फॉरफिट किया था 150 शेयर पर। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो बाकी का हमारा जो अमाउंट है 750 रुपये आपका आएगा, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए जब हमने 150 शेयर को फॉरफिट किया तो हमें 3000 का फ़ायदा हुआ, और जब 150 शेयर को हमने क्या किया, री इशू किया, तो हमें 2250 का नुकसान हुआ। नुकसान किस वजह से हुआ, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ा। तो अब जो ये नुकसान हुआ है 2250 का, ये कहाँ से कवर करेंगे, जो हमें 3000 का एक तरह से फ़ायदा हो चुका था। तो अब बाकी का जो बैलेंस बचेगा 750 रुपये अभी भी बच गए हमारे फॉरफिटर जो अकाउंट है उसके अंदर। तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 750 रुपये के कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 750 रुपये। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है, एन एग्रीड कंज्यूमर कैन लॉज कंप्लेन टू द स्टेट कंज्यूमर कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज इन द क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन। तो ये आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे लिमिटेशन पूछी गई है कि भी अगर आप जो आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप कंप्लेन करते हो, स्टेट लेवल पे हम कंप्लेन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी लिमिट है यहाँ पे कि भी इतने अमाउंट तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम स्टेट पर, उससे ज़्यादा हम सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछ रखा है ये आपका पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग है। अभी आपकी जो लिमिटेशन है वो आपकी चेंज हो चुकी है। तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग क्या थी, आप डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख रुपये तक जाते थे, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अभी आपको पुराने, वैसे आप पुराने की भी याद करके चले जाना, लेकिन मेन आपको जो न्यू है, जो अब न्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम आंसर देना चाहे तो इन्होंने स्टेट का पूछा है, ठीक है। तो न्यू के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो हम स्टेट लेवल पे जाएंगे, और 10 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेंट है तो फिर हमें सेंट्रल लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मैंने न्यू आपको बता दी है, और ये यहाँ पे आपकी पुरानी के अकॉर्डिंग दे रखी है, जो आपकी 20 लाख थी, फिर 20 लाख से ज़्यादा आपकी वहाँ पे स्टेट में थी, ठीक है, और फिर 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी क्या थी, सेंट्रल लेवल की थी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज़ ट्रू। तो कौन सी यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका ट्रू। अकाउंटिंग क्या है, सोशल साइंस है, क्योंकि सोसाइटी, क्योंकि समाज, लोगों से ही हमारी क्या है रिलेटेड अकाउंटिंग, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। और बाकी की आप यहाँ पे रीड आउट करोगे तो ये आपकी सारी रॉन्ग है, ठीक है, तो आप देख लेना। तो देखिए जैसे मैं एक बता देती हूँ, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स अकॉर्डिंग्स विद द गोइंग। तो भाई गोइंग कंसर्न के अजम्पशन के अकॉर्डिंग थोड़ी ना इकोनॉमिक लाइफ है जो एंटरप्राइज की, उसको आपका जो पीरियड्स है उसमें डिवाइड किया गया शॉर्ट इंटरवल्स में। तो वो तो बेसिकली किसके बेस पे, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा दिया इन्होंने। सेकंड में इन्होंने कह दिया, एसेट्स आर क्लासिफाइड एज करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं,
ये वाला तो अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन के ऊपर, जो अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन है इसके अकॉर्डिंग तो आपका ये सेकंड है, ठीक है। और जो ये थर्ड है ना, थर्ड किसकी एजम्पशन के अकॉर्डिंग है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बेस पे हम करंट एसेट्स और जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारा 89, अ मशीन वॉज परचेज ऑन अप्रैल 1 2017, 2017 में। यहाँ पे ना आपको डेप्रिसिएशन पूछा गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें कैसे चार्ज करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो इसको हम सोल्व करेंगे और तब हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो पहले क्वेश्चन ही रीड आउट करना पड़ेगा। अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 2017 फॉर 10 लाख रुपए की हमने एक मशीन परचेज की। ऑन अक्टूबर 1 2017 न्यू मशीन वॉज एडिड फॉर ₹4 लाख। फिर भाई 1 अक्टूबर को फिर हमने 4 लाख की मशीन है परचेज कर ली। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द मशीन अकाउंट एज ऑन द मार्च। तो हमें कैलकुलेट करना कि भाई जो मशीन, जो बैलेंस है मशीन का, ठीक है। कैलकुलेट द मशीन बैलेंस ऑफ द मशीन अकाउंट एज ऑन March 31, 2018 इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले जो आपने एक मशीन 1 अप्रैल 2017 को 10 लाख रुपए की परचेज की है, तो जो 10 लाख रुपए की आपने परचेज की है तो 10 लाख पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% के अकॉर्डिंग। तो 20% जब मैं यहाँ पे निकालूंगी 10 लाख का 20%, तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2017 को परचेज की थी। फिर जो सेकंड मशीनरी है वो 1 अक्टूबर 2017 को परचेज की है 4 लाख की। तो अब हम 4 लाख पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन 20% की रेट से। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6 मंथ की, ठीक है। क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो टाइमिंग है वो 6 महीने बनेगा। तो 6 महीने का जब मैं यहाँ पे निकालूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 40,000, ठीक है। 40,000 तो टोटल, तो जो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो जो पहली मशीनरी थी जो 10 लाख रुपए की खरीदी थी तो उस पर 2 लाख है डेप्रिसिएशन, और जो दूसरी हमने 4 लाख की खरीदी उस पर 40,000 है। तो हमें जो बैलेंस बताना मशीन अकाउंट का, तो जो पहली मशीन है उसका बैलेंस कितना बचेगा, 10 लाख में से 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरा आएगा 8 लाख रुपए पहली मशीन का बैलेंस से। दूसरी मशीन का बैलेंस मेरा कितना आएगा, 4 लाख रुपए की मशीन है और 40,000 लग गया उस पर क्या डेप्रिसिएशन। तो 4 लाख में से जब मैं 40,000 डेप्रिसिएशन का माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। और जब मैं इसको ऐड करूंगी 8 लाख में तो ये आ जाएगा मेरा 11,60,000। तो जो बैलेंस रहेगा मशीन अकाउंट का तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड 11,60,000। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो जो एनालिसिस है कंपैरेटिव हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा, देखिए ये हमारे सारे ही एनालिसिस के हमारे टूल है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो वो है हमारा बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कंपैरेटिव क्यों बोला गया, इसमें हम कैसे करते हैं कि जैसे हमने एक तो 2021 की ले ली हमने आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और 2022 की ले ली, तो यहाँ पे दोनों का हम एक साथ दिखाएंगे और और यहाँ फिर कंपेयर करते चलेंगे कि भाई 2021 में हमारी इतनी सेल थी तो 2022 में इतनी है, 2021 में हमारी इतनी कॉस्ट आई 2022 में इतनी आई, 2021 में हमारा इतना प्रॉफिट आया 2022 में। तो ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारा बन रहा है और साथ के साथ हमारा क्या है कंपैरेटिव भी हम कंपेयर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 91 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है उसकी यहाँ पे हमारी यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो हमें बतानी है। इसमें से हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉयज इंडिविजुअली, कोचेज एडवाइजेस, ठीक है। तो ये हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की नहीं है। 92 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा उसका रोल बताना आपको जो नहीं है। तो देखिए बेसिकली जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज, कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका ये रोल नहीं है कि भाई उसका जो मेन पर्पज है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। और सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो रोल है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर उसको भी चेक करना, एक्सपेंड द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 93 क्वेश्चन, विच वन इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना कौन सा ट्रू है, मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यही आपका ट्रू है कि भी जो मैनेजमेंट है
डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट। जो एक प्रोफेशन है तो सारी की सारी जो प्रोफेशन की क्वालिटीज़ है, सारी की सारी जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैनेजमेंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी कि भी सारी की सारी आपको मिल जाए, और सारी की सारी यहाँ पे आपके ट्रू है। नेक्स्ट हमारा 94 क्वेश्चन, तो देखिए इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे, दिस मार्केट इज नोन एज द। तो भी ऐसी मार्केट जहाँ पे आपको लो रिस्क जहाँ पे रहेगा, आपको जो डेट मिलेगा वहाँ पे आपको किसी तरह की सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म डेट है और हाईली आपके लिक्विड है, एवरीडे बेस पर वहाँ पे ट्रेडेड होगा। तो बेसिकली ये हमारी कौन सी मार्केट है, ये हमारी कहलाती है मनी मार्केट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। 95th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं आपकी, an initiative launched by the government of India on September 25, 2014 with the major objective of job creation and the skill enhancement in 25 sectors of the economy. What is the name of that initiative? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो आपका एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भी जॉब को क्रिएट करना, स्किल इन्हेंसमेंट करना, आपके 25 सेक्टर थे इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे स्पेशली आपका ये लॉन्च हुआ था। तो ये था हमारा मेक इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो देखिए 96 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आपका फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर गिवन है। अंकित ड्रॉ अ बिल ऑन भावना फॉर ₹60,000। अंकित एंडोर्स इट टू द चारू इन द सेटलमेंट ऑफ ₹70,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, जो अंकित है, अंकित ने एक बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, भावना के ऊपर। तो यहाँ पे अंकित के लिए जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा, BR। ठीक है, अंकित के लिए क्या हो गया, BR, और यहाँ पे जो भावना के लिए वो क्या हो गया, BP, क्योंकि अंकित ने ड्रॉ किया ना, तो अंकित को तो मिलेगा और पेमेंट कौन करेगी, भावना। तो भावना के लिए क्या हो गया यहाँ पे स्पेशली BP। अब देखिए अंकित एंडोर्स इट टू द चारू। तो अब अंकित ने क्या किया, ये जो बिल था, जो ये BR था, ये किसको दे दिया, चारू को दे दिया, इन द सेटलमेंट ऑफ ₹70,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड द बैलेंस इन द कैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अंकित को चारू का पैसा देना होगा, तो इसलिए अंकित ने क्या किया, चारू को ये BR दे दिया, और 70,000 रुपये का यहाँ पे आपका पैसे देने थे, लेकिन उसने क्या किया, उसको 2% यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। चारू ने उसको क्या दे दिया, 2% डिस्काउंट। जब 70,000 का हम 2% डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आएगा आपका डिस्काउंट 1,400 रुपये, उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 1,400 रुपये डिस्काउंट मिल गया, एंड द बैलेंस कैश, और बाकी का जो बैलेंस है वो उसने क्या कर दिया, कैश में उसकी पेमेंट कर दी। तो 70,000 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे 1,400। जब 1,400 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा कितना, 68,600। ठीक है, 1,400 का डिस्काउंट मिलने के बाद जो चारू है, ठीक है, चारू को अभी कितनी पेमेंट करनी है, अंकित को 68,600, लेकिन उसने क्या कर दिया, 60,000 का यहाँ पे बिल दे दिया। तो 60,000 अगर यहाँ से माइनस करूंगी तो मेरा फिर कितना बैलेंस बचेगा, 8600। तो इसका मतलब जो 8600 है इसकी पेमेंट उसने कैसे कर दी, कैश में, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना 2% का डिस्काउंट उसको मिला, और फिर उसने जो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या कि भी 60,000 का तो उसने उसको BR दे दिया, बिल्स दे दिया, और जो फिर बैलेंस बचा वो कैश में दे दिया। तो भी 68,600 में से 60,000 बिल देने के बाद तो 8600 रुपये ही बचे, तो ये तो कैश में दे दिया और 60,000 रुपये का बिल दे दिया। अब आगे देखिए क्या हुआ, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट आई तो बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या कि भावना ने पेमेंट नहीं की बिल की जब टाइम हुआ बिल का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट बाय व्हाट अमाउंट विल द चारू डेबिट द अंकित। भाई अब तो चारू अंकित को फिर से डेबिट कर लेगी, फिर से अपना डेटर बना लेगी, जब उसने पेमेंट ही नहीं की भावना ने, तो वो तो अंकित को ही पकड़ेगी ना, अंकित से ही मांगेगी भी अपना पैसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया कि भी चारू है वो अंकित को कितने से डेबिट करेगी। तो देखिए यहाँ पे अब 60,000 का तो बिल था, 60,000 तो लेने थे ही, लेकिन यहाँ पे जो चारू थी उसने 1,400 रुपये का डिस्काउंट दिया था, लेकिन जब उसने बिल की पेमेंट ही नहीं की तो अब वो अपना डिस्काउंट क्यों देगी। तो अब चारू उसको पूरा 61,400 से क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 96 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97। तो देखिए विच वन इज द फॉल्स। तो हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये हमारा राइट है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, थर्ड है। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसिडर द एलोकेटिंग द रिसोर्सेज
टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा कि भी ये हमारा फॉल्स है कि इसने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसिडर द एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि भी रिसोर्सेज उसको एलोकेट नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट आंसर है हमारा, मीन्स ये फॉल्स इन्होंने दिया है। 98 हमारा क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो देखिए अलग अलग मार्क हमारे चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि भी जो हमारे इलेक्ट्रिकल गुड्स है हमें कैसा पता चलेगा कि भी ये क्वालिटी गुड्स है, तो क्या सर्टिफिकेट है, क्या सर्टिफिकेशन है, किससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है उसके लिए जो मार्क है वो हमारा है, चिन्ह है जो ISI। अगर किसी गुड्स के ऊपर ISI है तो हम ये मान के चलते कि भी ये हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट आपको 3 और बताऊं तो यहाँ पे FPO आपको मिलेगा जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। जो हमारे प्रोसेस्ड फूड है वहाँ पे आपको जैसे फ्रूटी वगैरह है, तो ये हमारे बेसिकली यहाँ पे आपको जो मिलेगा मार्क FPO का। फिर हमारा एग मार्क है, ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। और हॉलमार्क की अगर मैं बात करती हूँ तो जो आपका ज्वेलरी है जैसे गोल्ड से ये रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो उस पर आपको हॉलमार्क मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹7 लाख आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे, तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो 2017-18 का नेट प्रॉफिट है 7 लाख। और फिर आपसे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द नेट इनफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन ले रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन ले रखा आपका। तो यहाँ पे आपको जो बताना है, ठीक है। तो कैश फ्लो आप जरूर करके जानना। और मैं तो आप लोगों को यही बोलती हूँ कि जो आपकी NCERT की बुक है, NCERT को बिल्कुल अच्छे से घोट के पी के चले जाना, उसको क्लास 11th और 12th अकाउंट्स भी और बिजनेस स्टडीज भी सबसे पहले फोकस अपना NCERT पर ही रखना। और अगर आप NCERT कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप और एडवांस लेवल पे चले जाना, लेकिन NCERT में से ही आपको 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको बताना, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में द नेट इनफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट गिवन है 7 लाख रुपये हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो कुछ हमारे नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको हम प्लस या माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारे क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और गेन है, तो इसको हमने ऐड किया होगा जो प्रॉफिट में। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। डिबेंचर ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और उसके बाद हमारा पेटेंट राइट ऑफ हमने किया है, इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। और सोल्व करके फिर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भी जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें क्या क्या ऐड करना, सिर्फ जो हमारा गेन ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है सिर्फ यही माइनस होगा और बाकी के हमारे सारे ऐड होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना कि भाई 99 का आपका क्या आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। वाउचर्स प्रीपेड फॉर द ट्रांजेक्शन विद द मल्टीपल डेबिट एंड द मल्टीपल क्रेडिट्स इज नोन एज। तो मैं आप लोगों को ये करा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो वे वाउचर्स जहाँ पे आपको मल्टीपल डेबिट्स देखने को मिलते हैं और मल्टीपल क्रेडिट, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड वाउचर की, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डेबिट रहेगा तो आपके मल्टीपल क्रेडिट रहेंगे, या फिर हो सकता है एक आपका क्रेडिट है तो फिर मल्टीपल आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वाउचर्स। और जब आपका मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स वाउचर। नेक्स्ट वन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो देखिए जो एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आपका जो एक्ट आया था ये आया था 1934 में। और इसी के साथ ही अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1935 के अंदर ये आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसी के साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी नेशनलाइजेशन आपका कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1949 के अंदर इसको क्या किया गया था, नेशनलाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप एनी अमाउंट ऑफ द फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू द ट्रेड क्रेडिट फैक्ट्री। तो देखिए जो हमारा है ऑप्शन नंबर 2 फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म, ये आपका राइट आंसर है,
करेक्ट है हमारा ये, क्योंकि फैक्टरिंग हमारा बेसिकली क्या है, एक सर्विस है। तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेली बेसिस पे जो भी सेल आउट वो करेगी। तो हम जब क्रेडिट में सेल करते हैं, ठीक है, तो अब कितने सारे हमारे यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके क्रेडिट यहाँ पे डेटर्स हो जाएंगे, जिनसे उनको अपने ड्यूज लेने होते हैं। तो हर एक के पास कंपनी या बिजनेस नहीं जाएगा। तो इसके लिए वे किसी भी एजेंसी को, किसी भी एजेंट को, जिसको कि बेसिकली फैक्टरिंग बोलते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, वे अपना कमीशन लेंगे और जो भी उनकी उधारी है वो उनको टाइमली उस उधारी को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। बस वे क्या चार्ज करेंगे, अपना जो कमीशन है वो लेंगे। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई भी जो एसेट है उसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज आपका क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर वुड बी डीम्ड एज। तो देखिए ये भी हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट जरूर करके जाना। तो इसने बोला भी कि जो हम कैश कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द डेटर्स से, तो वुड बी डीम्ड एज, तो यहाँ पे कोई भी हमारा फ्लो नहीं होगा फंड्स का। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली फंड्स फ्लो कब होगा, जो हम बात करते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी की हमारी जो वर्किंग कैपिटल हमारी निकल के आती है, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल में हमारा चेंज होगा तो ही हम बोलेंगे कि भी हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स है या फिर एप्लीकेशन फंड्स है, इंक्रीज ऑफ फंड्स है। लेकिन जैसे ही हमने कैश, हमें जो डेटर है, डेटर ने हमें कैश दिया, तो उससे हमारा करंट एसेट्स पे ही हमारा इफेक्ट आएगा और करंट लाइबिलिटी पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे भी करंट एसेट पे भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिससे जैसे जैसे हमारे 50,000 किसी डेटर ने देने थे, तो वो तो हमारा सेम इफेक्ट रहा ना। डेटर हमारे हट गए तो वहीं पे हमारा जो करंट एसेट्स है हमारी सेम रही। अब हमारे पास कैश आ चुका है 50,000 का। तो इसलिए यहाँ का पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नो फ्लो ऑफ फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 104, विच वन इज द ह्यूमन कॉज फॉर द बिजनेस रिस्क। तो आपके डिफरेंट रिस्क आपके गिवन है, बिजनेस रिस्क, ह्यूमन कॉज भी आपके है, कुछ नेचुरल कॉजेज है। तो ये भी आप करके जाना, क्लास 11 के अंदर आपको मिल जाएगा, ये वहाँ पे गिवन है पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉपेज ऑफ द वर्क ड्यू टू द पावर फेल्योर, ये आपका क्या है, ह्यूमन कॉज है। कि भी हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स ने जानबूझकर पहले पावर फेल्योर किया हो और फिर उसके बाद में जो वर्क है उसको काम करना उसको स्टॉप कर दिया हो, ठीक है। तो ये थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट हमारा यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profits of the business carried on by any one of them। अगर आपने डेफिनेशन किया होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है उसके अंदर ही आपकी डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप की। वहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि भी ऐसा बिजनेस जो कि कैरिड किया जाएगा बाय ऑल या तो सभी मिलकर या फिर ओन बाय एनी वन ऑफ देम। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं दिया, तो सिर्फ इस ऑल वर्ड की वजह से ही आपकी ये डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप की वो आपकी इनकरेक्ट हो चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसलिए आपको एनसीईआरटी में हर एक लाइन को बिल्कुल डीपली और अच्छे से डिटेल में स्टडी पढ़ के आपको जाना है। विच वन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व्स इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये हमारा है राइट आंसर, करेक्ट है। तो देखिए कई हम सोचते हैं कि जो ट्रेड क्रेडिट है उसमें हमारी किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो हमारी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ट्रेड क्रेडिट हमारा बेसिकली क्या है, हमारे पास एक फैसिलिटी है, फाइनेंस की फैसिलिटी भी हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं। कि कई बार जब हम सामान है जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जो हमारा सेलर होगा जिससे हमने परचेज किया तो वह हमें कुछ टाइम के लिए क्रेडिट में फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। वहाँ पे वो हमसे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपकी कॉस्ट क्यों इन्वॉल्व है। यहाँ पे बेसिकली जब आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो वहाँ से आपसे जो चार्जेस रहेगा वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। हाई इन द सेंस कि 5 लाख रुपए का माल है, आपने 5 लाख रुपए का माल परचेज किया और वहाँ पे जो सेलर है वो बोलता है कि भाई अगर आप मुझे इसी टाइम 5 लाख अगर कैश में पेमेंट करते हो तो मैं आपको 4,90,000, यहाँ पे बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10,000 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने मुझे कैश में पेमेंट नहीं किया अभी तो फिर अगर क्रेडिट में करोगे तो फिर आपको मुझे पूरे 15 दिन बाद 1 महीने बाद पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये 10,000 है अगर हम तुरंत उसी टाइम पेमेंट कर देते तो हमें 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता। लेकिन अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये 10,000 की कॉस्ट वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रेड क्रेडिट है वो इन्वॉल्व करता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट तो हमें अलग से दिखती है, ठीक है। जैसे हमने रेंट दिया, सैलरी दिया, कुछ भी दिया वो हमें अलग से दिखेगी, लेकिन इम्प्लिसिट हमें दिखती नहीं। लेकिन ट्रेड क्रेडिट के अंदर हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजन के लिए यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी जो प्रोविजन है वो हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिएट करते हैं, और हमारे सार के जैसे कि भी जो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है ये सेटिस्फाई करता है जो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, उसके बेस पर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द नॉन लाइबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सारे हमारे राइट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ ए, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी किसकी स्टडी है, चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। Profit after tax for the year ending March 31st, 2018 amounting to rupees 5,40,000, which showed an increase of 50% over the profit after tax for the previous year. The profit after the tax for the previous year amounted to, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वो कितना था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2018 का 5,40,000 हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, विच शोड एन इंक्रीज ऑफ 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, कि अब जो हमारा ये प्रॉफिट है ना ये पिछले साल का जो प्रॉफिट था उससे 50% ज़्यादा है। तो अगर मेरा पिछले साल प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 100, तो अब अगर मैं 50% यहाँ पे इंक्रीज करूँगी तो मेरा अब ये कितना है 150। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 150 मेरा किसके इक्वल है, 5,40,000 के, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि जो मेरा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था वो कितना था। तो इसको मैं यहाँ से इससे डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई बाय मेरा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 मेरा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है, मुझे यही निकालना है। और फिर मैं इसको करूँगी सोल्व, तो इसको आप लोग सोल्व करना। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा आपका 3,60,000 आएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे सोल्व करके बताना कि भी आपका क्या आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी है उसके लिक्विडेशन का कौन सा मोड नहीं है। तो देखिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, ये भी आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक मोड है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स भी, और वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। लेकिन वाइंडिंग अप बाय द डायरेक्टर्स ये आपका मोड ऑफ लिक्विडेशन नहीं है, ठीक है। 111वां क्वेश्चन हमारा, तो विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, ये आपके कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप यहाँ पे रीड कीजिए इसको। इट कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डज नॉट कंसिडर द इंडिविजुअल। तो भाई ये बोलता है कि भी ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को तो कंसिडर करेगी लेकिन इंडिविजुअल गोल को नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या, कोऑर्डिनेट करके चलना। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन गोल है और इंडिविजुअल गोल है, सभी में कोऑर्डिनेशन लेके चलती है, सभी को एक साथ लेके चलती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको गलत कहा है, तो ये एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। और सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सभी मैनेजर्स की, और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडर्स। जो कैरिस्मेटिक लीडर है, क्रिस्माई नेता है जो, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। तो इसी में हमने एक क्वेश्चन किया था आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कैरिस्मेटिक लीडर है वे ट्रांसफॉर्मेशनल ही लीडर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मेशनल में और कैरिस्मेटिक में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो हमें बताना कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरिस्मेटिक लीडर की। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट आंसर है, इंगेज इन द बिहेवियर्स दैट आर द परसीव्ड एज अ नोवेल ने। तो जो क्रिस्मेटिक लीडर है वे हमारा कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश करते रहते हैं, और जो पब्लिक है, जो जनता है या जो फॉलोवर है, उनका इस लीडर में पूरा फेथ होता है और उनको लगता है कि यही सब कुछ करेंगे, ठीक है। और ये रियल में आपका करते भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, जो भी विजन है, जो भी है, ये सब करते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने बात की थी आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की, तो जो क्रिस्मेटिक है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी है। क्यों है, क्योंकि काम इनका भी है ये। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बेसिकली क्या है, कैरिस्मेटिक लीडर में जो लीडर है वही सब कुछ करेगा, जो फॉलोवर रहेंगे, जो पब्लिक रहेगी, कहीं ना कहीं उनका फेथ रहेगा, उनको ये रहेगा कि हमारा लीडर करेगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है जो ये पब्लिक है, जो फॉलोवर्स है, उनको मोटिवेट करते हैं और उनके थ्रू ये काम करवाते हैं, ठीक है। ये उनको मोटिवेट करेंगे और काम कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, फॉलोवर है, वही करेंगी। ये उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको बताते भी आपको क्या करना, क्या नहीं करना, क्या आपका विजन है, क्या मिशन है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है। और जो कैरिस्मेटिक होंगे ये कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश करते रहते हैं।
और गोल को अच्छे से अचीव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन द एक्सेस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, फिर से आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका टेक्स्ट मेथड इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 114। तो अपना जो कंप्यूटर है ना, ये भी जरूर करके जाना, जो क्लास 11 12 में जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं वहीं से आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और 4 to 5 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, तो आपको इतने तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको स्किप करके मत जाना, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ी सी 1-2 बार रीडिंग करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखिए 114 क्वेश्चन, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹3 लाख एंड इट्स साल्वेज वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 9 ईयर्स विल बी ₹30,000। तो इन्होंने क्या बोला, एक मशीन है वो 3 लाख रुपए की हमने परचेज किया है, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है कि भाई ये 9 साल तक तो चलेगी, 9 साल तक तो हमें ये देगी, हम प्रोडक्शन हमारा करेगी, और 9 साल के बाद भी अगर हम इसको बेचेंगे तो ये 30,000 की चली जाएगी। तो साल्वेज वैल्यू का मतलब है कि भी जो बची कुछ लास्ट में स्क्रैप वैल्यू भी इसको बोलते हैं, कि 9 साल यूज करने के बाद जो 3 लाख की मशीन हमने आज खरीदी है तो ये 30,000 की जाएगी। फिर रिपेयर एक्सपेंसेस हमने इस मशीन में एट द एंड ऑफ द 4th ईयर 20,000 रुपये का होगा। व्हाट विल द रेट ऑफ द डेप्रिशिएशन पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेप्रिशिएशन निकालना है। तो मैंने जो आपको डेप्रिशिएशन का चैप्टर मैंने आपको करा रखा, उसमें मैंने आपको सिखाया भी था कि भी किस तरह से डेप्रिशिएशन है वो निकालना, तो उस वीडियो को देख लेना। तो अभी हम यहाँ पे किस सोल्व करेंगे, तो देखिए जो 3 लाख है, 3 लाख में से पहले तो हम माइनस करेंगे आपका 30,000। ठीक है, तो अब जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल के आई, 2,70,000, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 ईयर से। ये डेप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला है कि भाई आपकी जो कॉस्ट ऑफ मशीन एसेट है उसमें से माइनस कर देंगे साल्वेज वैल्यू, और उसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकल के आया 30,000। अब हम हर साल 30,000 रुपये क्या लगाएंगे, डेप्रिशिएशन लगाएंगे। लेकिन इन्होंने हमसे अमाउंट नहीं पूछा, इन्होंने हमसे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन पूछी है। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो मशीन की जो वैल्यू है जिसमें हमने उसको परचेज किया। तो 3 लाख की हमने परचेज की है, तो 30,000 को मैं डिवाइड कर दूंगी 3 लाख से, तो यहाँ पे मेरा 10% क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द ई बिजनेस। जो हम ई बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट कौन सा नहीं है। तो इसका बेनिफिट जो नहीं है वो हमारा पर्सनल टच। तो ई बिजनेस में हम पर्सनली टच करके नहीं देख सकते, छू के नहीं देख सकते किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं, तो यही हमारा बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 116, जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका 2। जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड द लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्डर नंबर। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग हम किसको बोलते हैं कि भाई जहाँ पे जो मटेरियल है और जो लेबर कॉस्ट है उसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ऑर्डर नंबर से, जितने ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट की, हर एक प्रोडक्ट की हम भी इस प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल कॉस्ट है, ये कितनी लेबर आई, हम वो निकाल सकते हैं। तो अपने आप में जो हर एक प्रोडक्ट है वो एक जॉब का काम करता है, एक प्रोडक्ट जॉब के इक्वल एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे हम फर्नीचर की दुकान पे गए हैं, ठीक है, जैसे हमें बेड बनवाने हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक बेड को बनाने के लिए हमारे कितनी लेबर है, कितनी कॉस्ट है। या हमें सोफ़ा सेट बनवाना है तो सोफ़ा सेट बनवाने के लिए एक सोफ़ा सेट पर हमारे कितने मटेरियल लगेगी, कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी। तो जो ऑर्डर नंबर है ना, ऑर्डर नंबर से ही हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल और लेबर कॉस्ट को, तो वह बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारा 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यही हमारी फर्स्ट ही हमारी ट्रू है, तो और तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव ऑप्शन है नहीं। और जैसे हमने फर्स्ट रीड की तो भाई हमें ये ट्रू लगी, और ये ट्रू है ही क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए आपका कोई अलग से सेपरेट लॉ नहीं बना रखा। जैसे हमारा कंपनी लॉ है जो कंपनी को गवर्न करेगा, पार्टनरशिप एक्ट है पार्टनरशिप फर्म है उनको गवर्न करेगा। तो इसी तरह से हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है, और ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। तो और बात आप यहाँ पे रीड कर लेना, देखिए और हमारी ट्रू कैसे नहीं है। द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर है जो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है, इसलिए फॉल्स है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑल अडल्ट मेंबर, नहीं, ये भी गलत है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, जो करता रहेगा, करता कौन होगा, जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द ज्वाइंट
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अनलिमिटेड, ये भी गलत है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ जो करता है उसकी अनलिमिटेड रहेगी और जो अदर मेंबर रहेंगे उनकी लिमिटेड रहेगी। तो इसलिए हमारी सिर्फ ट्रू क्या है, ट्रू हमारी सिर्फ फर्स्ट लाइन है, ठीक है, या फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज नॉट द पर्पज ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। जो कॉस्ट काउंटिंग है उसका पर्पज क्या नहीं है। तो प्रोडक्ट डिसीजन भी हम भी कॉस्ट के बेस पे ही लेंगे, ये भी सही है। और सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो हमें किससे पता चलती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। रोंग इन द सेंस कि जो इन्होंने ऑप्शन पूछा है यही राइट ऑप्शन हमारा, कि भाई ये हमारा पर्पज नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस वो हमें किससे पता चलेगी, ठीक है। तो किसका पर्पज है हमारा, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, विच वन इज द करेक्ट 119 क्वेश्चन है। इन द मॉडर्न मार्केटिंग सेंस, अगर हम मॉडर्न मार्केटिंग सेंस की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हमारा यहाँ पे है, मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन। ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लेस वर्ड यूज कर दिया कि भाई जिस प्लेस पर आकर बायर और सेलर है वे इकट्ठे होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, प्लेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये हमारा राइट हो जाएगा कि मार्केट का मतलब है टू सेट ऑफ द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसके लिए हमारे बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उनको किसी एक स्पेशली प्लेस पर ही आना पड़ेगा, वहीं पर आकर वे किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। विच वन इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जो ग्लोबल एंटरप्राइज हमारी होगी, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज मिलेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, प्रोडक्ट इनोवेशन भी मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग द रीजनल बैलेंसेज, तो उनकी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी रीजनल बैलेंसेज जब वो हो या ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी क्या फीचर्स नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 121, विच वन इज ट्रू। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हैज़ द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। तो यही आपका ट्रू है कि भी जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है उसका मेन एलिमेंट क्या, उसका एलिमेंट क्या कि भी एडवर्टाइजिंग मैसेज है वही देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आपका 122, विच वन इज अ फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल, टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। तो यही हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यही राइट आंसर है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है कि भाई वो यूनिट कॉस्ट के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देगी, प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है उनका भी जो प्रॉफिट और लॉस है उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 122 के बाद हमारा नेक्स्ट है 123, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड बाय द नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन। तो किस बेस पे ये करती है, जो एनपीओ हमारी होती है एक्रूअल बेसिस पे ये हमारी क्या करेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे प्रिपेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज नोन एज। तो भाई जो कैपिटल का वह पोर्शन जिसको एक कंपनी है वो कब मंगवाती है, जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का उसी टाइम उस पोर्शन को मंगवाएंगे, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। उसको इसीलिए रिजर्व करके रखा गया है कि जब वाइंडिंग अप होगी ना उसी टाइम हम इस कैपिटल को कॉल करेंगे, ठीक है। अ डिसीजन टू इशू द न्यू डिवेंचर 125, जब एक डिसीजन हमने लिया है न्यू डिवेंचर इशू करने का, तो ये किससे रिलेटेड हमारा डिसीजन है। तो सीधी सी बात है, न्यू डिवेंचर इशू करना मीन्स फाइनेंस अरेंज करना, पैसा आना, पैसे को रेज करना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंसिंग डिसीजन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज द फॉल्स। तो हमें बताना है इसमें से हमारा फॉल्स कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉल्स है ना, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताऊँ तो आपको 3rd, अकाउंटिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इवेंट्स नॉट देयर इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने बोला कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजेक्शन को जो भी इवेंट्स है, लेकिन इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग भी करना, क्लासीफाई भी करना, समराइज भी करना, और फाइनली जाके भी हम उससे रिजल्ट्स भी निकालते हैं, इंटरप्रिटेट भी करते हैं, रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं। तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला नॉट देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
और हमारे सारे की सारी राइट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए और कैसे राइट है, यहाँ पे देख भी सकते हो। सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग आर द बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी राइट है। देयर एग्जिस्ट अ वाइड गल्फ बिटवीन द, हम भी हमारा डिफरेंस है इनके बीच में, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के। और लास्ट देखिए मेटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द फुल, तो ये तो है ही हमारा। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल हमारे क्या बोलता है कि जो मटेरियल है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आप शो कीजिए। वहीं पे हमारा जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है कि भाई आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं छिपाना। तो इस वजह से आपस में क्या हो गया, जो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये एक्सेप्शन हो गया किसका, फुल डिस्क्लोजर का। तो सारे के सारे राइट है, सिर्फ रॉन्ग है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा 127, विच वन इज द ट्रू। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, a transaction which increase the capital is called the income। और देखिए अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ऑन, क्या सिर्फ हम अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन उसी को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं ना, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। अ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन अगर हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगी तो क्या उसी को हम इनकम कहेंगे, नहीं। द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज शोन एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कि भाई ये हमारे इतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं। तो हमारा जो राइट है ट्रू क्या है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस। तो बेसिकली अकाउंटिंग हमारा क्या है, एक सर्विस फंक्शन है, ठीक है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा द एक्चुअल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक्चुअल नेम क्या है। तो जब स्टार्टिंग में हमारा वर्ल्ड बैंक बना था तो वह इस नेम से बना था, हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। तो यही एक्चुअल नेम है वर्ल्ड बैंक का। और बेसिकली जो ये हमारा बैंक एग्जिस्टेंस में आया था, ये क्यों आया था आप सभी को पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो यूरोप और जापान की जो इकोनॉमी थी, बहुत सारे देश थे जिनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक एग्जिस्टेंस में आया था, और इसी का फिर बाद में नाम रख दिया गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 129, विच वन इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ट्रू है, ठीक है, विच वन इज ट्रू। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन, तो ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा। एसेट शोन इन द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द एक्सपायर्ड कॉस्ट, ये भी रॉन्ग। हमारा बैलेंस शीट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लॉस, देखिए तो बिल्कुल आपका इररिलेवेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लास्ट देखिए विच वन इज ट्रू बताना हमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, तो सही बात है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो तो हमें बाद में अपने आप से या एनालिसिस हम एक तरह से करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, हमें ये बताना है, नॉट अ लिमिटेशन ऑफ। तो देखिए लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि भाई कंप्यूटर सिस्टम है उसमें डिसीजन मेकिंग एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं मिल सकती। फिर आपका देखिए लैक ऑफ स्पीड है, तो क्या ये लिमिटेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, नहीं ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड की तो कोई कमी है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर तो एक सेकंड के अंदर ही आपकी कितनी सारी, आप कोई भी यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही करनी है, तो एक सेकंड में ही आपकी मिलियंस ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर देगी। तो यहाँ पे यही हम बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर की आपकी लिमिटेशन नहीं है। ये 131, तो देखिए इसमें हमारा ये क्वेश्चन है, मीना ड्रोज अ बिल ऑन परवीन ऑन अगस्त 29, 2018 फॉर 1 मंथ, द ड्यू डेट ऑफ द बिल वॉज। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपका जो केवीएस का आपका जो सिलेबस है ना, तो आपकी बार है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसमें मेंशन नहीं है, और ये आपका 2018 का पेपर है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि 2018 में भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेंशन है या फिर नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई फिर भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन आ रखे हैं, और कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन नहीं, कम से कम आप इसी में देख लेना। अब इस पेपर के अंदर ही आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आए हुए हैं, तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी करके चले जाना, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन। तो मीना ने एक बिल ड्रॉ किया है परवीन के ऊपर, जो कि है उसकी जो डेट वो कब ड्रॉ किया गया है, 29 अगस्त को, फॉर 1 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको ड्यू डेट निकालनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो उस वीडियो को देख लेना जहाँ पे मैंने आपको ड्यू डेट निकालना सिखाया। तो ड्यू डेट हमारी कैसे निकलेगी, तो हमारा मंथ्स है तो मंथ्स में निकलेगी, डेज है तो डेज में निकलेगी, ठीक है। तो जैसे भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। तो 29 अगस्त को एक महीने के लिए, तो एक महीना हमारा कब होगा, अगस्त और सितंबर, तो 29 सितंबर को हमारा 1 मंथ हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3 डेज हम इसमें किसके कर देंगे, ऐड, ग्रेस के। तो जब मैं 3 डेज यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रेस के, तो हमारी डेट निकल के आएगी 2 अक्टूबर,
ठीक है। तो 2 अक्टूबर निकल के आएगी, लेकिन 2 अक्टूबर हमारा क्या है, 2 अक्टूबर को हमारा पब्लिक हॉलीडे है, गेजेटेड हॉलीडे एक तरह से। तो इसलिए हमें जब भी हमारा, अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई इस डेट को पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में जो हम ड्यू डेट लेते हैं वो एक दिन पहले लेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो 1 अक्टूबर आएगी। और अगर हमारा इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तो उस केस में फिर हम नेक्स्ट डेट लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस केस में हमारी ड्यू डेट 2 अक्टूबर निकल के आई, जैसे अगर हमारी ड्यू डेट 2 जनवरी निकल के आई और 2 जनवरी को एकदम से वैसे ही इमरजेंसी हॉलीडे आपका डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उस केस में हमारी जो ड्यू डेट होगी वो 3 जनवरी हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट से एक दिन पहले लेंगे हम, और अगर हमारा इमरजेंसी हॉलीडे है तो फिर हम एक बाद में लेंगे, ठीक है, एक डेट हमारी नेक्स्ट हम लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो भाई नीचे जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं है। तो देखिए आपका जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं है, नहीं तो आपका डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एथिकल भी, आपका इकोनॉमिक भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा आपका बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा 133, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वाला चैप्टर जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवन बीमा के अनुबंध में आपका निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसी का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका हित है, ऐसा नहीं कि भी आप किसी का भी इंश्योरेंस करा दोगे। तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये आपका आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आप जरूर करके जाना। एक्सट्रैक्टिव आपका सेकेंडरी है, प्रोसेसिंग है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये सब। तो ये जो कैटल ब्रीडिंग वगैरह हमारी, ठीक है, पशुपालन करना आपका, जो फिर मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, ये सब किसके अंदर आएगा आपका जेनेटिक के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज द स्ट्रैटेजिक HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग द शॉर्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करते हैं हम विच वन इज द स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव, जो HR है उसका क्या इनिशिएटिव, क्या रणनीति है, क्या पहल है, किसके रिगार्डिंग आपका, अगर हमें यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, ठीक है, मानव संसाधन की अगर यहाँ पे हमें शॉर्टेज होगी तो उस केस में हमारा बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू द जो अनदर कंपनी है, दूसरी कंपनियों के कार्य की उपसंविदा होना, ठीक है। तो दूसरी कंपनियों की एक तरह से हेल्प लेना हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जो फैसिलिटिंग द हाउसिंग लोन, ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है, और सारे के सारे आपके फाइनेंशियल मार्केटिंग के फंक्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द ट्रेड थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप। तो ट्रेड थ्योरी का मतलब भी गुणों की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा हमारा रिलेट करता है, तो राइट आंसर होगा हमारा द थ्योरी दैट कंसिडर द पर्सनल क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका रिलेट करेगा किससे, ट्रेड थ्योरी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 138 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स, ये इसकी कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आपका क्या बेसिकली कि इनटेंजिबल फोर्स है, ये टेंजिबल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिलता है, सेल ऑफ द गुड्स से। तो जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं तो उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। नेक्स्ट है फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी एंड द स्पीड। तो ये फिर से आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका फ्लॉपी डिस्क है। तो कंप्यूटर वाला जरूर करके जाना आप पोर्सन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गार्डन लिमिटेड फॉरफिटेड 450 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹1 each, on which ₹8 including premium was called and ₹6 including premium was paid। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि भी 450 शेयर आपके इशू किए गए हैं, नहीं सॉरी फॉरफिट किए गए हैं। इसमें से देखिए जो 450 शेयर इशू किए गए थे, जो कि हमें इशू किए गए थे प्रीमियम पर, ₹1 प्रीमियम था और ₹10 का शेयर था, और फिर बाद में ₹8 मंगाए गए और इस ₹8 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे के, ठीक है, एक पर्सन था जिसने आपने जो शेयर है ₹8 मंगाए, तो उसने पूरे 8 शेयर नहीं दिए, तो ₹8 नहीं दिए, उसने सिर्फ ₹6 दिए है, और ₹6 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। वॉज पेड ₹350 ऑफ द दीज शेयर्स वर
री इशूड, तो फिर जो 450 शेयर थे जिनको फॉरफिट किया गया था, इसमें से 350 शेयर्स को री इशू किया गया है। और वो कैसे री इशू किया गया, आपका एक शेयर 7 रुपये में री इशू किया और 8 रुपये मानते हुए। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई 8 रुपये का शेयर 7 में दे दिया तो 1 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितने शेयर्स पर, 350 शेयर पर। तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो गया, 350। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वट अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी शेयर फॉरफीचर्स की, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। तो वहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसके अंदर हमारा कितना पैसा आया। तो हमने 6 रुपये यहाँ पे मंगाए थे, ठीक है, जिसमें से हमारे 1 रुपया इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है, तो इट मीन्स हमें 5 रुपये मिले हैं। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में हमारे कौन सा अमाउंट जाता है, जो हमें मिल चुका है। तो 450 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें मिल चुके यहाँ पे 2250। ठीक है, जो 2250 रुपये मिले हैं ये 450 शेयर पे है। और हमने कितने शेयर री इशू किए, हमने 350। तो 350 पे हमारा कितना होगा, तो 350 पे यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। 350 का जो मैं निकालूंगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसको काट पीट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मैंने काट दिया और 9 पे, और फिर यहाँ पे 9 2 जा 18 और 5 0। ठीक है, और यहाँ पे 7 है और 1750 रुपये। ठीक है, तो 1750 हमारा निकल के आया 350 पे। 350 पे एक तरह से हमें 1750 रुपये मिल चुके हैं फॉरफिट अकाउंट में। और अब हमने कितना डिस्काउंट दिया, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था 350। तो यहाँ पे जो फॉरफिट अकाउंट है उसमें हमारा कितना बैलेंस जाएगा, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस जाएगा, 1400 रुपये हमारा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेकंड। नेक्स्ट हमारा 142, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें बतानी है कि भाई ट्रू स्टेटमेंट इसमें से हमारी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द डिफरेंट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड maintaining a strategic fit between the organization goal and the capabilities. Marketing strategies cannot become outdated for a long period. और फोर्थ हमारा ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ शॉर्ट रन सर्वाइवल। तो देखिए इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द कैपेबिलिटीज। तो ये बेसिकली बोलता है कि भाई जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो इस तरह से हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसके जो रिसोर्सेज है, उसके रिसोर्सेज को ध्यान में रखते ही हम क्या करेंगे, जो गोल है उनको सेट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए जो इसको बोला गया है आपका बेसिकली फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेटेजिक है वो क्या है, आपका मेंटेन करके चलना हमें एक स्ट्रेटेजिक जो कि आपकी फिट रहेगी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द कैपेबिलिटीज। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एज द फर्म दैट आउटसोर्स सीक टू लोअर देयर कॉस्ट दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट कंट्रीज विच कंसर्न ऑफ द आउटसोर्सिंग डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो फर्म में है वो क्या करती है, जो उनकी कॉस्ट है उसको कम करने के लिए कई बार बाहरी जो सोर्सेज है वहाँ से जो लो कॉस्ट मैन पावर है उसको हायर करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, क्योंकि फर्में अपनी लागतों को घटाने हेतु अपनी कॉस्ट कम करने के लिए बाहर स्रोत करती है, इसलिए वे मेजबान देशों की कम लागत वाली मानव शक्ति से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती है। यह कथन बाहर स्रोतीकरण के किस सरोकार को जागर करता, मीन्स भी ऐसे देश जहाँ पे हमें जो लेबर है वो सस्ते में मिल जाएगी और उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि भी जो आपकी ये इस तरह की जो आउटसोर्सिंग है, जो कंसर्न जो आउटसोर्सिंग करती है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सिग्निफाई करती है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्वेट शॉपिंग, मीन्स परिश्रम खरीदारी। ठीक है, तो आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स, जो एक कंपनी है उसका जो मेन चार्टर है वो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। तो ये याद आपको रखना, मेन डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है कि भाई हमारी कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो हमारा फोर्थ है ये हमारा क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, HRM डज नॉट
नेसेसिटेट द अलाइनमेंट ऑफ द HR पॉलिसीज विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, कि भाई जो HRM है वो जो अपनी रणनीतियाँ जो बनाता है, ठीक है, या जो पॉलिसीज वो बनाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है, या उसको उसके अकॉर्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारी एक साथ ही एक लैब में हमारी जो भी पॉलिसीज होंगी, जो स्ट्रेटजी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, डूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन अ लाइबिलिटी अकाउंट विच हैज अ कॉन्स्टेंट बैलेंस विल शो। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये शो करेगा अ परचेजिंग पावर गेन इफ द आइटम इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी। तो देखिए इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि भाई हमारी एक तरह से महंगाई हम बोलते हैं हमारी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि भाई जैसे आपने किसी से 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा है आज, ठीक है, आज आपने किसी से 1 लाख रुपीज़ का सामान खरीदा है और 6 महीने बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन होने की वजह से जो 6 महीने बाद है, जो 1 लाख है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो 6 महीने बाद भी उतनी रहेगी नहीं ना। तो बेसिकली जो परचेजिंग पावर है वो आपकी कम हो जाएगी 6 महीने बाद। तो इसलिए यहाँ पे आपको तो फ़ायदा होगा ना कि भाई आप आज 6 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे, तो आपको फ़ायदा क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में, आज जब 6 महीने हो चुके हैं, आज आप उतना ही सामान उस 1 लाख रुपए से नहीं खरीद सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर गेन हो जाएगा अगर हमारी इफ़ द आइटम इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी अगर हमारी है, ठीक, अगर हमें पे करनी है तो इसलिए। नेक्स्ट हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स इन द कंट्री। तो कब से, ये तो आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई 2017 से आपका GST को इम्प्लीमेंट आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिलेटेड विद। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा बेसिकली जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, ये सब हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ ₹10 लाख एंड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 8 लाख टू द वेंडर एज कंसिडरेशन while recording the above transaction in journal the balance of ₹2 लाख will be credited। तो देखिए 10 लाख रुपए की मशीनरी एक कंपनी ने परचेज की, 10 लाख रुपए की मशीनरी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 8 लाख रुपए उसको पेमेंट डिबेंचर दे दिए 8 लाख के, और जो 8 लाख के डिबेंचर ही दे दिए उसको, ठीक है। लेकिन जो 2 लाख है, अभी 2 लाख का हमारा बेसिकली क्या हुआ, तो 2 लाख का तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसमें हमारी देखिए जो एंट्री होगी वो क्या होगी, आपने एसेट परचेज की है तो करोगे आप एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, ठीक है, टू आपने यहाँ पे डिबेंचर दे दिए, तो डिबेंचर हमारे कितने हो गए, 8 लाख के, ठीक है, और 2 लाख बचे, तो इसका मतलब ये आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो 2 लाख आपके कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर, 2 लाख इधर आ जाएंगे, तो यही आएगा। तो जो 2 लाख है उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसको कहाँ पे यूज नहीं किया जाता। तो देखिए अगर हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह से प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। अगर यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करानी है, फीडबैक अगर देनी है तो वो तो अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज टू द प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस। और आगे हमारा पॉइंट आउट द प्रॉब्लम दैट अटेंशन, तो ये भी हमारा, और असाइन द गोल, ये भी हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी डाउनवर्ड हो जाएगा ये हमारा, सिर्फ ये वाला डाउनवर्ड हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमें अपवर्ड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था हमारा कॉमर्स का सेक्शन, और हमारे यहाँ पे आज क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए कॉमर्स के, जो कि आपके 2018 के अंदर जो आपका KVS PGT कॉमर्स का आपका एग्जाम हुआ था। और अब आप लोग देख सकते हो, लेवल आप देख सकते हो कि भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना हाई लेवल है या मॉडरेट है, जो भी है आप देखना और बताना कमेंट सेक्शन में। और ये भी आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके जो ये क्वेश्चन आ रखे हैं क्या ये NCERT से आ रखे हैं या बहुत ही हाई लेवल है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो जितना मैंने नोट किया है और आप भी अब तो देख ही सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपके NCERT से ही आ रखे हैं।
और अब आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 में से ना 80 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए जो कि आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले सब कुछ छोड़कर आप सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कीजिए और कम से कम 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद ये सब होने के बाद आप अपना, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी करके जाए और आगे आपको करना ही नहीं है। अगर आपके पास, आपने एनसीईआरटी कर लिया और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप अपना फिर जो एडवांस लेवल है, जो हाई लेवल है, वह भी करके जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ आपका 2017 का, या जब भी आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था तो वह पेपर और मिल गया तो मैं उसको भी आपको करा दूंगी, और अदर पेपर्स भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करना, कोई भी सजेशन आप लोग देना चाहो तो वह भी दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।